नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। अगले आधे घंटे में हम आपको देश, दुनिया और प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें बताएंगे, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी। शुरुआत संसद के शीतकालीन सत्र की खबर के साथ करेंगे, जिसका 5वां दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ा। दरअसल अडानी और संभल के मुद्दे पर नियम 167 के तहत विपक्ष सदन की कार्रवाई चाहता था, जबकि स्पीकर का कहना रहा कि प्रश्नकाल के बाद विपक्ष अपनी बात इत्मीनान से रख सकता है। और इस संघर्ष की वजह से आपका और हमारा रोजाना करोड़ों रुपए नुकसान होता जा रहा है। लेकिन यह सब कुछ कैसे हो रहा है, इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही यह भी बताएंगे कि संसद की कार्रवाई चलाने के लिए नियम 167 क्या कहता है। इसके बाद हमारी दूसरी खबर मोहन भागवत के एक बयान से जुड़ी हुई है, जिसमें उन्होंने देश की जनसंख्या पर अपनी चिंता जाहिर की है और हर परिवार से कम 3 बच्चों को जन्म देने की गुजारिश की। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान के पीछे की असल वजह क्या है, इस बारे में हम आपको बताने वाले हैं बिग न्यूज बिग शो में। इसके बाद हमारी अगली खबर संभल से रहेगी, जहां विवाद की आग ठंडी तो हो गई, लेकिन सियासत की आग बुझने का नाम नहीं ले रही। समाजवादी पार्टी के बाद अब कांग्रेस ने संभल जाने का फैसला किया, लेकिन प्रशासन की ओर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को ऐसा करने से मना कर दिया गया। देश की इन तमाम खबरों के बाद बात हरियाणा की होगी, जहां मुख्यमंत्री नायब सैनी अपने विधानसभा क्षेत्र लाडवा पहुंचे और अपनी जीत के लिए लोगों को एक मर्तबा फिर धन्यवाद किया। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, वो भी आपको विस्तार से बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे किसानों की दिल्ली कूच की, जिसे लेकर प्रशासन की तैयारियां पुख्ता है, लेकिन आम लोगों को इससे भारी परेशानियां उठानी पड़ रही है। तो चलिए शुरू करेंगे बिग न्यूज बिग शो का सफर। कहीं मत जाइए अगले आधे घंटे तक। शुरुआत संसद के शीतकालीन सत्र की खबर के साथ करेंगे। सत्र का 5वां दिन भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा। सोमवार को सत्र की शुरुआत होते ही विपक्ष के नेताओं ने अडानी और संभल के मुद्दे पर हंगामा शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन सवाल ये, विपक्ष के इस हंगामे से किसे लाभ पहुंच रहा है? जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का संसद में इस तरह का रवैया, सदन में मुद्दे उठाना जरूरत रहती है और इसकी मनाही भी नहीं, लेकिन किसी एक खास एजेंडे के तहत सदन की कार्रवाई चलाने की मांग करना कितना जायज है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। 25 नवंबर से शुरू हुई शीतकालीन सत्र की कार्यवाही 5वें दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गई। क्वेश्चन नंबर 81 श्री जी लक्ष्मी नारायण। थैंक यू स्पीकर जी। माननीय मंत्री। सोमवार को सुबह 11 बजे सत्र की शुरुआत के साथ ही विपक्ष के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान स्पीकर की ओर से शांति की अपील भी की गई, लेकिन जब हंगामा शांत नहीं हुआ तो सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक के लिए और फिर 3 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई। माननीय सदस्यगणों, प्रश्नकाल आपका समय है। मैं आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल को आप चलने दें। कृपया अपनी अपनी सीट पर विराजें। वही हाल राज्यसभा का भी रहा। विपक्ष के हंगामे की वजह से मात्र 15 मिनट चली कार्रवाई के बाद सदन को 3 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। During the period, over 4,300 papers were laid on the table. I am pained to state that nearly 22 hours were lost due to avoidable disruptions, adversely impacting our overall productivity, and finally stood at 79%. Weaponizing disruption and disturbance as a political strategy doesn't resonate with our constitutional obligation of keeping the interest of the people at large above any other political considerations. Honorable members, in line with our progressive initiatives of previous sessions in this session as well, we have ensured that our esteemed lady members would continue to represent 50% of the panel of vice chairpersons and the table of the House. My thanks also to Secretary General and his entire team of officers who have ensured seamless functioning of this session
with utmost dedication. I wish each and every one of you Merry Christmas and a Happy New Year 2024. I am sure I am not alone in expecting 2024 will be a different year in a sense that continue wholesomely for the prosperity of Bharat, and this house plays a constructive role in delivering so. Thank you. Jai Hind. संसद के दोनों सदन में विपक्ष के हंगामे का आलम ये है कि 25 नवंबर से शुरू हुआ शीतकालीन सत्र 5 दिनों में करीब 40 मिनट तक ही चल पाई है। यानी हर दिन औसतन 10 मिनट सदन की कार्यवाही चली है, और वो भी हंगामे के बीच। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर विपक्ष चाहता क्या है। तो आपको बता दें कि विपक्ष 267 नियम के तहत सदन की कार्यवाही चाहता है। यानी इसे सीधा और सरल शब्दों में समझें तो विपक्ष सत्र की शुरुआत में प्रश्नकाल नहीं चाहता है और सीधा अपने मुद्दों पर सरकार से जवाब चाहता है, जबकि स्पीकर का कहना है कि प्रश्नकाल के बाद विपक्ष अपनी बात पूरे इत्मीनान से रख सकते हैं। अब सवाल यह है कि लोकसभा में प्रश्नकाल क्या होता है, जिसके तहत स्पीकर सदन की कार्यवाही चलाना चाहते हैं। तो आपको बता दें कि लोकसभा में सत्र की शुरुआत प्रश्नकाल से होती है। इसमें देश के कोने कोने से आए सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से संबंधित मंत्री से सवाल जवाब करते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों को पीएम आवास का कितना लाभ मिला, कहीं पुल का निर्माण जरूरी है तो क्यों नहीं हो रहा है, इलाके में रेलवे का काम कब पूरा होगा, गरीबों के स्वास्थ्य लाभ से जुड़े मुद्दे, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि की समस्या को लेकर सवाल, यानी वो सब कुछ जो जनहित से जुड़े हों। एक चुना हुआ सांसद प्रश्नकाल के दौरान सरकार से पूछ सकता है और इस पर सरकार को अपना जवाब देना होता है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि हमारे लिए प्रश्नकाल से ज्यादा जरूरी अडानी और संभल हिंसा है। इस वजह से संसद सत्र लगातार हंगामे की भेंट चढ़ रहा है, जिससे आम लोगों की करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब बात आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की करेंगे, जिन्होंने भारत में घटती जनसंख्या पर चिंता जाहिर की। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा, जनसंख्या वृद्धि दर 2.1% से कम नहीं होनी चाहिए और इसके लिए हर परिवार को 2 की बजाय 3 बच्चों को जन्म देना चाहिए। लेकिन सवाल ये, मोहन भागवत का इशारा किस ओर था और देश की जनसंख्या नीति क्या कहती है? क्या वाकई देश में घटती जनसंख्या चिंता का सबब बनी हुई है? और क्या वाकई घटती जनसंख्या की वजह से समाज खतरे में पड़ जाएगा? नागपुर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि समाज को जिंदा रखने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को 2 की बजाय 3 बच्चे को जन्म देना चाहिए। कारण हे पिढ्यानपिढ्या परिवाराद्वारे म्हणजे कुटुंबाद्वारे एका पिढीने दुसऱ्या पिढीला दिलेलं अवदान आहे, लावलेली सवय आहे। स्वभाव असाच तयार होतो ना, इंग्रजीत असं म्हणतात, सो अन ऍक्शन, एक कृती पेरा, रीप ए हॅबिट, सवयीचं पीक घ्या। सो ए हॅबिट, रीप ए नेचर, सो ए नेचर, रीप ए कॅरेक्टर। अशा लहान सहान कृती ज्या घरात आपण वळण म्हणतो, आपण याला आमच्या घरचं वळण असं आहे असं आपण म्हणतो। जनसंख्या को लेकर जिस बात की चिंता आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जता रहे हैं, देश की जनसंख्या नीति भी वही कहती है। साल 1998 से 2002 में तय की गई जनसंख्या नीति के मुताबिक अगर किसी समाज की जनसंख्या वृद्धि दर 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज अपने आप नष्ट हो जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि जनसंख्या को लेकर मोहन भागवत पहले भी अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। साल 2021 में दशहरे के मौके पर मोहन भागवत ने हिंदू और मुस्लिमों के जनसंख्या में भारी अंतर पर अपनी चिंता व्यक्त की थी और जनसंख्या नीति की पैरोकारी की थी। इसके बाद 2022 में कहा कि एक व्यापक जनसंख्या नियंत्रण नीति की जरूरत है जो सभी पर बराबरी से लागू होती हो। मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या असंतुलन पर हमें नजर रखनी होगी। बता दें कि भारत में जनसंख्या पर यूएन की ओर से अभी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि भारत की आबादी 2062 में अपने पीक पर होगी।
तब देश में 1.701 अरब लोग होंगे, लेकिन साल 2062 में जनवरी और जुलाई के बीच जनसंख्या में गिरावट शुरू हो जाएगी। जाहिर है मोहन भागवत की चिंता हिंदू की लगातार घटती जनसंख्या से है और यही वजह है कि वो समाज को इसे लेकर समय से जागृत करने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। उत्तर प्रदेश से संभल में विवाद की वजह से सुलगी आग अब धीरे धीरे शांत और ठंडी पड़ने लगी, लेकिन राजनीतिक हवा इस आग को बुझने नहीं देना चाहती और यही वजह है कि रविवार को समाजवादी पार्टी और सोमवार को कांग्रेस नेताओं ने संभल जाने का प्लान बनाया, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। उत्तर प्रदेश में संभल में भड़की हिंसा की आग अब धीरे धीरे शांत और ठंडी पड़ने लगी है। लेकिन राजनीतिक हवा इस आग को भड़काने में लगी है। सोमवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने पूरे लाव लश्कर के साथ संभल जाने की जिद पर अड़ गए, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच हल्की झड़प भी देखने को मिली। इस दौरान अजय राय विरोध के लिए सड़क पर बैठ गए। लेकिन करीब 20 मिनट बाद उन्होंने ही अपना विरोध छोड़ दिया और मंगलवार को संभल जाने की बात कही। अब ये इन्होंने 163 की नोटिस इशू दिया है और ये कहा है कि वहां पर जाने से अव्यवस्था होगी, तो हम निश्चित तौर से हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो, शांति हो और जो अत्याचार अन्याय वहां हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से। ये नोटिस इशू कर रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने लिखा है, अभी फिलहाल आपको वहां पे स्थिति से उन्होंने बताया है और मैं समझता हूं कि हम जब भी वहां पे जाने का, हम सबों का सोच यही है कि वहां की जनता जो आज आवश्यकता है उनको हमारी, आज वो कष्ट में है, परेशान है, तो आज हम जाएंगे और वहां के लोगों से जो उनका दुख है, कष्ट है, परेशान है लोग, उससे अवगत होंगे और लीडरशिप को बताएंगे और आप सबके माध्यम से जनता को बताएंगे। इधर कांग्रेस विधायक आराधना मिश्रा भी संभल के लिए निकलने वाली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया। कोर्ट ने कहा, यह आदेश दिया है कि आप किसी को जाने मत दीजिए। कोर्ट ने तो और आवास से बाहर ही नहीं निकलने दिया, जिस पर आराधना मिश्रा भड़क गईं और सरकार पर अराजकता का आरोप जड़ दिया। संभल जाने का जो इतनी बड़ी दर्दनाक घटना संभल में हुई है, जहाँ पे 5 लोग जो है वो गोली लगने से उनकी मृत्यु हुई और लगभग 30 पुलिसकर्मी उसमें घायल हुए। ये सामान्य घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। और एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस का हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की अध्यक्षता में हम लोग जाना चाहते थे, फैक्ट फाइंडिंग के लिए जाना चाहते थे, शांति की अपील करने जाना चाहते थे। और कल रात से ही मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जिस तरह की पुलिस यहाँ पे, फोर्स यहाँ पे डिप्लॉयड है, आप भी देख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी को भी रोका जा रहा है, हमारे अन्य नेताओं को रोका जा रहा है और ये अराजकता है पूरी तरह से सरकार की। सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए वहाँ पे 163 का हवाला दे करके हमें लखनऊ से वहाँ तक नहीं जाने दिया जा रहा है। 163 संभल में लागू है, लखनऊ में नहीं है। पर इस निषेधाज्ञा का आह्वान इन्होंने किया है और इस वजह से हमें अपने घर से नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो पूरी तरह से गुंडागर्दी है सरकार की। कांग्रेस की संभल यात्रा को लेकर पुलिस ने कहा कि 10 दिसंबर तक संभल में धारा 163 लागू है, लिहाजा किसी भी बाहरी व्यक्ति को वहां जाने की इजाजत नहीं मिल सकती है। बता दें कि 24 नवंबर को जामा मस्जिद विवाद के आदेश के बाद सर्वे करने पहुंची टीम पर कुछ उपद्रवियों ने ईंट पत्थर से हमला कर दिया था। इस हिंसा में 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी।
हालांकि इसमें किसकी कितनी गलती रही ये जांच का विषय है और इसके लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन इस दौरान प्रशासन ने सख्ती दिखाया और समय रहते हिंसा पर काबू पा लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। देश की इन तमाम खबरों के बाद अब खबर हरियाणा से। मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा विधानसभा के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने अपनी जीत के लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया। 9 दिसंबर को दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पानीपत दौरा है। नायब सैनी ने इस दौरान ये जानकारी तो दी ही, साथ ही साथ ये भी कहा कि पीएम मोदी बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना से प्रदेश की लाखों महिलाओं को लाभ पहुंचेगा। इस दौरान नायब सैनी ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपनी जीत के लिए कार्यकर्ताओं का धन्यवाद किया और 9 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पानीपत दौरे की जानकारी दी। सीएम सैनी ने कहा कि पीएम मोदी बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। इससे प्रदेश के करोड़ों महिलाओं को लाभ पहुंचेगा। मैंने देखा ये हुड्डा साहब तो बोलते रहते थे ना, कांग्रेस के लोग 100 गज के प्लाट की, ना किसी को कागज दिया ना कब्जा दिया, लोग चक्कर काटते रहते थे। मैंने तुरंत अधिकारियों को कहा कि मैं कार्यक्रम के अंदर आऊंगा और जो लोग ऐसे हैं जिनके पास अभी तक कागज कब्जा नहीं है वो देने का काम हमारी सरकार ने किया है। हमने ये बड़ी प्लानिंग बनाई है। आने वाले समय के अंदर अभी डेट देने वाला हूं, अधिकारी हमारे तैयारी कर रहे हैं। 100 गज के प्लाट देने का काम हमारी सरकार करेगी। मैंने कहा है कि एक समय के अंदर 1 लाख परिवारों को फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के अंदर 100 गज का प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार करेगी। भाइयों, उसके लिए हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि जिसके पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है उसको हम 100 गज का प्लाट देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाइयों जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत उसको पैसा दे करके उसको पर मकान भी बनवाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। वहीं कांग्रेस पर बोलते हुए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि कांग्रेस अभी सदमे में घूम रही है और इधर उधर के आरोप लगा रही है, लेकिन कांग्रेस के झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। कांग्रेस ने 55 सालों में लगातार झूठे वायदे किए हैं और हर व्यक्ति का शोषण किया है। महिलाओं का शोषण कांग्रेस ने किया है, युवाओं का शोषण कांग्रेस ने किया है, किसान का शोषण कांग्रेस ने किया है और गरीब को तो और गरीब करने का काम कांग्रेस ने किया है। उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। झूठ के वो बातें करते हैं और झूठ बोल करके लोगों को बरगड़ाने का काम करते हैं। उनके अंदर अविश्वास पैदा करने की कोशिश करते हैं, परंतु लोग कांग्रेस के उस झूठ को समझ चुके हैं। अब ये बोलते रहें, इनकी ड्यूटी है झूठ बोलना। इस दौरान नायब सैनी ने आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस दोनों एक ही थाली में बैठकर खाते हैं। हमारी ये तीसरी टर्म की सरकार ये तीव्र गति से काम कर रही है, आगे भी करेगी। हमने कहा था बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान। हमने अभी विधानसभा चल रही थी, हमने विधानसभा के अंदर बड़े क्वेश्चन विपक्ष ने किए, वहां भी हवा फैलाई थी। कहा जी विपक्ष मजबूत है और ये तो नए आदमी है। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, एक भी विपक्ष का व्यक्ति उठ के बाद जड़ नहीं दी, ऐसी स्थिति कर दी। कुरुक्षेत्र में जारी गीता महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में देश विदेश की संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में मुझे भी आने का सौभाग्य मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अब बात देश के अन्नदाताओं यानी किसान की करेंगे, जो एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर सड़क पर है और दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं। किसानों के इस मार्च को देखते हुए दिल्ली से सटे बॉर्डर्स पर बैरिकेडिंग की गई, लेकिन इससे लोगों को भारी समस्याओं का, दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा। हालांकि किसान सरकार से बातचीत के लिए
तैयार हो गए, लेकिन तब तक नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर वो रुके रहेंगे। ये रिपोर्ट देखें। फिर एक बार दिल्ली चले किसान, हंगामा और घमासान। बॉर्डर पर त्राहिमाम, घंटों का लगा जाम। बैरिकेडिंग, पुलिस फोर्स और अन्नदाता। किसान एक बार फिर दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं, नाराज हैं और बात सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। किसानों के दिल्ली कूच को देखते हुए हरियाणा, पंजाब और यूपी से सटे दिल्ली के तमाम बॉर्डर बंद कर दिए गए हैं, बैरिकेडिंग लगाई गई है और साथ ही भारी पुलिस फोर्स भी तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली कूच का जो आह्वान है उसके लिए किसानों के साथ हम लोग निरंतर वार्ता में हैं। कल भी 3 घंटे उनके साथ वार्ता करी गई। वार्ता के साथ साथ हम लोग ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि 3 टियर सिक्योरिटी प्लान हम लोगों ने तैयार किया है, जिसके तहत लगभग 5000 पुलिस के कर्मचारी अधिकारी इस वक्त विभिन्न रास्तों पर बैरियर लगा के चेकिंग फ्रिस्किंग कर रहे हैं। किसानों के साथ भी हमारी वार्ता हो रही है। ट्रैफिक मैनेजमेंट भी हम लोग कर रहे हैं। ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी गई है ताकि सुरक्षा व्यवस्था जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है वो बेहतर है। इधर किसानों की दिल्ली कूच का खामियाजा शहरवासियों को भुगतना पड़ रहा है। किसानों के प्रदर्शन के कारण दिल्ली के बॉर्डर एरिया से सटे सभी मार्गों पर भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, जिसके कारण ऑफिस या काम के लिए निकले लोगों को घंटों तक जाम में फंसना पड़ रहा है। अब जहां एक और किसान अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर अड़े हैं, तो वहीं इस पूरे मामले पर सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। बयानों और आरोपों का सिलसिला शुरू हो चुका है। हरियाणा के सीएम नायब सैनी प्रदेश के किसानों को हर सुविधा मुहैया कराने का दावा कर रहे हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा सरकार से किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं। हमने 24 फसलें, देखिए ये जो धरना है, धरना पंजाब में बनता है। धरना कांग्रेस की जहां सरकार है जो एमएसपी नहीं दे रहे वहां बनता है। हमें एमएसपी दे रहे हैं, हमने दिया है। और ये जो इस प्रकार का झूठ कांग्रेस ने फैलाया था कि एमएसपी बंद हो जाएगा, नरेंद्र मोदी जी लगातार एमएसपी को बढ़ा करके देने का काम कर रहे हैं और अन्य फसलें भी एमएसपी पर खरीद रहे हैं। बैरिकेडिंग तो अब तो नहीं, बैरिकेड कर तो काफ़ी दिन हो गए। जीटी रोड पूरी तरह से नहीं खुला है, लेकिन किसान जो मांग लेकर आ रहे हैं, सरकार को तुरंत उनसे बातचीत करनी चाहिए, इसका समाधान निकालना चाहिए, क्योंकि उनकी मुख्य मांग है जो उस टाइम भी बात चर्चा हुई थी, कमेटी बनी थी, कमेटी की रिपोर्ट कोई नहीं आई कि भाई एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए, वो मुख्य मांग है उनकी। अब एमएसपी तो डिक्लेयर कर देते हैं, अब हरियाणा में कह रहे हैं हम 24 फसलों का एमएसपी दे रहे हैं। 24 तो फसल ही नहीं होती है हरियाणा में। मैंने कहा उनको भाई 24 फसलों का नाम तो गिना दो, कौन सी हैं वो, और धान की एमएसपी नहीं मिलती। तो जब तक एमएसपी की लीगल गारंटी नहीं होगी, कानूनी गारंटी नहीं होगी, किसान को एमएसपी नहीं मिल पाएगी। यानी किसान एक बार फिर सियासत का केंद्र बनते जा रहे हैं। वजह है केंद्र सरकार से किसानों की मांग, जो विपक्षी दलों के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने का एक मौका बन सकती है। सबसे पहले आपको किसानों की मांगे बताते हैं कि आखिर किसानों की मांगे हैं क्या। सरकार की ओर से उन्हें फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले, जिसकी मांग किसान अपने पहले आंदोलन के समय से ही करते आए हैं। इसके अलावा किसानों को जमीन के दाम का 4 गुना मुआवजा मिले, साथ ही जमीन का सर्किल रेट भी बढ़ाया जाए और भूमिहीन किसानों को रोजगार मिले। इसके अलावा किसानों का पुनर्वास किया जाए और किसानों के कर्ज भी माफ किए जाएं। साथ ही किसानों और कृषि मजदूरों के लिए पेंशन की योजना बनाई जाए। पिछले आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज किए गए सभी मामले वापस लिए जाएं और भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को फिर से बहाल किया जाए।
इसके अलावा किसान लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों के लिए न्याय की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि किसानों ने फिलहाल दिल्ली कूच पर ब्रेक लगाकर नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर ही रुकने का ऐलान किया है। किसान राज्य सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं और अगर बातचीत फेल होती है तो किसान आगे कूच करेंगे। सूर्या समाचार के लिए दिल्ली से विनय सिंह की रिपोर्ट। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला सूर्या समाचार पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।